ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, इस संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद मिलती है आपको यहाँ से। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। और आप देखिए, मनुष्य, इसमें आप देखिए, मनुष्य की बुद्धि के खिलाफ सबसे बड़ा पाप यह है कि बिना कोई सबूत मिले किसी बात पर विश्वास कर लिया जाए। थॉमस हक्सले ने यह बात कही है। देख रहे हैं आप लोग, अपनी जमीन से उखड़े हुए लोग, ये आप देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन मानव विकास और प्रगति में योगदान का एक महत्वपूर्ण कारक बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों में सकल घरेलू उत्पाद उत्पाद में उनके प्रवासी नागरिकों द्वारा भेजी जाने वाली राशि का योगदान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से कहीं अधिक हो चुका है। दूसरी तरफ संघर्षों, हिंसा, प्राकृतिक और अन्य तरह की आपदाओं के कारण विस्थापितों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। हाल के वर्षों में विदेशी प्रवासियों के अपने देशों को भेजी गई धनराशि में 650% वृद्धि दर्ज हुई है। वैसे तो दुनिया आप्रवासन, विस्थापन और लाखों शरणार्थी शिविरों के साथ हिंसाग्रस्त और संकटपूर्ण अनुभवों से गुजर रही है। हिंसा और जलवायु आपदा के सताए हुए ऐसे लगभग 12 करोड़ लोगों को दोहरे दंड के रूप में पहले से ही मुद्रास्फीति जैसे आर्थिक संकटों से जूझ रहे मेजबान समुदायों की शरणार्थी विरोधी दुर्भावनाओं से भी जूझना पड़ रहा है। और इस समय दुनिया भर में लगभग 28 करोड़ 10 लाख यानी कि वैश्विक आबादी के लगभग 3.6% लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं और जिनमें से करीब 12 करोड़ लोग तो विस्थापित हैं। आईओएम की इस जानकारी के मुताबिक हिंसक संघर्षों से जान बचाने की कोशिश में हर 3 में से एक प्रवासी की जान चली जाती है। बीते 2 वर्षों में 8,541 प्रवासी अपनी जान गंवा चुके हैं। मृत प्रवासियों में से 2/3 से अपने की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। बीते एक दशक में 63,000 प्रवासियों की मौत हो चुकी है। इनमें लगभग 6,000 महिलाएं रही हैं। लगभग 27,000 लोगों के तो अवशेष तक बरामद नहीं हो सके। सबसे ज्यादा मौतें भूमध्य सागर के रास्ते हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि 75% शरणार्थी गरीब हैं, जिनमें से केवल 50% को कोई रोजगार मिलना संभव हो पा रहा है। उनको अक्सर खतरनाक स्थितियों से बाहर निकलने के लिए लगभग सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा है। आगे उनके लिए अपना जीवन आप देखते हैं कि फिर से बनाना और अपने मेजबान समुदाय से कोई सहयोग बामुश्किल मिल पा रहा है। लगभग 22% शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, जबकि अन्य 78% शहरी या फिर उपनगरीय क्षेत्रों में दिन गुजार रहे हैं। उनका जीवन असुरक्षित रहता है। विस्थापितों, शरणार्थियों, अप्रवासियों के लिए सुरक्षा, भोजन, पानी, बिजली, मानसिक स्वास्थ्य उनके अस्तित्वगत मुद्दे हैं। आंतरिक हिंसा और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हवाई हमलों के सायरन उन्हें डराते रहते हैं। भावनात्मक स्तर पर उनकी कोई परवाह नहीं करता है। कठिनाइयां उन्हें रात भर जगाए रहती हैं। ऐसे जटिल हालात में उन्हें बार बार परिवार के साथ भागते रहना पड़ता है। भाषाई और सांस्कृतिक चुनौतियां भी पीछा करती रहती हैं और पराये मुल्क में वे सामान्य संदेश भी नहीं समझ पाते हैं और उनके बच्चे सतत शिक्षा और खेल कूद से वंचित रहते हैं। उनके पारिवारिक रिश्ते तक बिखर जाते हैं। इन मुश्किलों में शरणार्थी जीवन जीने की इच्छा शक्ति तक खो बैठते हैं। विकलांग विस्थापितों की तो जिंदगी तबाह हो जाती है। सरकारों की आपातकालीन सेवाओं से भी उन्हें वंचित रहना पड़ता है। लाखों शरणार्थियों की वतन वापसी का सपना फ्रेया टूट जाता है और अपना देश छोड़कर दूसरी जगह जाना एक बड़ी चुनौती भरा होता है। और खासकर जबरन जब आप मजबूरी में वहां से आप देखते हैं कि भागना पड़ता है अपनी जगह से, तब और भयानक हालत होती है। महिलाओं को बड़ी ही जलालत भरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। उन्हें अक्सर दलालों की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। प्रवासन में बच्चों, बुजुर्गों की देखभाल उनके लिए एक बड़ी अलग ही चुनौती होती है। कुछ दशक पहले पड़ोसी देशों के हजारों नेपाली भाषी भूटानी लोगों को अपनी मातृभूमि से भागने पर मजबूर होना पड़ा था। 1 लाख से ज्यादा लोग जंगली रास्ते से भारत से नेपाल आए थे। उन्हें लगा था कि नेपाल भाषा
एक होने के नाते उन्हें स्वीकार कर लेगा, लेकिन आज दशकों बाद भी नागरिकता के प्रश्न पर उन लोगों की जिंदगी अधर में लटकी हुई है। वे अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं। ये लोग आसपास के खेतों में काम करके या शिविरों के अंदर खाना बेचकर थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन शिविरों को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा उन भूटानी लोगों से आता है जो अब दूसरे देशों में जा बसे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 से 2016 के बीच 1.25 लाख भूटानी शरणार्थियों को नेपाल के पूर्वी हिस्से में स्थित शिविरों से निकालकर 8 देशों में बसाने की में मदद की थी। उधर बढ़ती हिंसा के बीच विस्थापन लगभग 9 लाख सीरियाई गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं, और वहीं संयुक्त राष्ट्र आजीविका अनुदान, राहत वितरण और यौन हिंसा की रोकथाम और बारूदी जखीरों में से सुरक्षा संबंधी गतिविधियां चला रहा है। इस तरह सूडान में 1.2 करोड़ से अधिक लोग विस्थापन का शिकार हो चुके हैं। इनमें 32 लाख लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ले रखी है। शरणार्थी और विस्थापित परिवारों के बच्चों की शिक्षा तक सीमित पहुंच भी अब सिमटती जा रही है। तुलनात्मक रूप से शरणार्थी बच्चों के स्कूल से बाहर होने की आशंका 5 गुना अधिक है। संघर्ष, आघात और शरण की तलाश का भावनात्मक बोझ ऐसे बच्चों को औपचारिक कक्षाओं में प्रवेश लेने लायक भी नहीं रहने दे रहा है। बड़ी संख्या में वे बाल मजदूरी करने लगे हैं, और आप देखिए अपने परिवारों के जबरन पलायन के बीच उनका भावनात्मक और मानसिक विकास थमसा गया है। बीते 2 वर्षों में 80 देशों में कम से कम 3 लाख बच्चे अकेले और अलग थलग पड़ चुके हैं। उनका जोखिम दोगुने से भी अधिक हो चुका है। लड़कियों की तस्करी हो रही है। कनाडा वैसे तो नए प्रवासियों का स्वागत करता है, और लेकिन विस्थापितों और प्रवासियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में उसकी आबादी लगभग 3.2% बढ़ चुकी है, और वहां के बासिंदों में 23% लोग एशिया मध्य पूर्व के विदेशी हैं, और जिनमें से ज्यादातर अस्थायी नागरिक और करीब 9 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। अब वहां अफ्रीकी प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। हर 2 कनाडाई में से एक का कहना है कि आप्रवासन देश को नुकसान पहुंचा रहा है। विस्थापितों, आप्रवासियों और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारी दबाव से गुजर रहा है। वहां के आंकड़े बताते हैं कि बीते वर्षों में लगभग 87,000 भारतीयों को दक्षिण पश्चिम सीमा पर, लगभग 89,000 को उत्तरी सीमा पर रोकना पड़ा। अमेरिका के लिए वे अब सबसे बड़ी बाहरी समूह बनते जा रहे हैं। इससे बीच यूरोप में भी आप्रवासियों की संख्या घटाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। वेटिन भी अपने यहां आने वाले लोगों की संख्या कम करने की कोशिश कर रहा है। आंतरिक संघर्ष और जलवायु परिवर्तन सामूहिक प्रवास के 2 सबसे बड़े कारण बन चुके हैं। शरणार्थियों को अपने मेजबान समुदाय के सदस्यों की तुलना से ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ता है। भोजन, बुनियादी खतरों के लिए सीमित विकल्प के साथ उन्हें सबसे बुनियादी जरूरतों तक पहुंचने में भारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 4 करोड़ शरणार्थियों को बुनियादी जरूरत प्रदान करना और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, और हजारों शरणार्थियों को ऐसे देशों में रखा गया जो संघर्ष, हिंसा और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। उनके सामने यह मानवाधिकार उल्लंघन का भी बड़ा संकट है। देख रहे हो इनकी इस शरणार्थी और जो विस्थापित होते हैं, आप्रवासी होते हैं, उनकी ये सब समस्याएं उन्हें देखनी पड़ती हैं, सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ये सब बता सकते हैं। हास्य के बदलते रंग, ये आप सभी जानते हैं कि अब होली आने वाली है ना, और देखिए एंजॉय करिए। मैं कहता हूँ अच्छे से पढ़िए, उसके बाद मस्त अपनी जिंदगी में चलिए। मैं कहता हूँ कोई भी त्यौहार भी मत छोड़िए, त्यौहार भी जरूरी है। अगर आप घर जा रहे हैं तो अच्छे से एंजॉय करिए, ज़्यादा टेंशन नहीं ले आइए, और फिर वहाँ से आते हैं तो पढ़ने पर पूरा फोकस लगाइए। फिर यहाँ भी आप दूसरे कामों में व्यस्त मत रहिए। फागुन आ गया है, ढोलक और चंग की थाप हवा में गूंज रही है, और फागुन पर कभी होली, ठुमरी और राजस्थान में ख्याल गाए जाते थे। फागुन में होली गीतों में भी गालियों के गायन की परंपरा रही है। हमारे समाज में गालियां जिस रूप में रही हैं, उनका मकसद जो रहा है उसमें गालियों का समर्थन नहीं किया जा सकता है। हालांकि सिर्फ मनोरंजन और शुद्ध सात्विक भाव से गालियों के बिना भी मजाक किया जा सकता है, और यह आनंद का जरिया बन सकता है। इसी तरह उल्हाने और ताने के बजाय जली कटी हो तो वह सद्भाव के माहौल को बाधित करता है। अब आज़ादी के इतने दशकों के उपरांत हम एक सभ्य और संस्कृतिशील समाज की जगह अपसंस्कृति के शिकार होते जा रहे हैं। तो यह हम सबके लिए सोचने की बात है। अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी का हम रचनात्मक उपयोग कम, उसका विध्वंसात्मक और कुत्सित उपयोग अधिक कर रहे हैं। फागुन में कहे सुने का कोई बुरा नहीं मानता। एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि दिवाली का लोटा और होली का पुटा, इसकी FIR नहीं होती, ऐसी कहावतें हैं। और अब तो आप देखिए होली पर रंग किसी पर आप डाल दीजिए, तुरंत लड़ाई हो जाएगी। हास्यपरक टिप्पणी की जाती है, लेकिन इन दिनों होली के मौके पर गालियों में एक किस्म की विकृत मानसिकता झांकती दिखाई देती है। और कुछ वर्ष पहले तक पत्र पत्रिकाओं
के होली विशेषक आया करते थे, पर अब लगता है कि समय के साथ साथ यह परंपरा खत्म होती गई है। लोकतंत्र, अभिव्यक्ति और सहिष्णुता का मोर्चा कमजोर हुआ। आज के राजनेता और शासक अपने ऊपर बने कार्टून और तंज या फिर व्यंग्य को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया पर या तो व्यापार है या फिर वहां कई वजहों से टिप्पणियों को बाधित या फिर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तंज और व्यंग के जरिए आगे की राह देखने वाला हमारा समाज आज आहिस्ता आहिस्ता एक गाली प्रधान समाज में तब्दील होता जा रहा है। ओटीटी चैनल और हास्य प्रधान कार्यक्रम इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जिन्होंने कमजोर साइबर कानून का भरपूर फायदा उठाया। ओटीटी चैनलों पर तो इतनी नग्नता और अश्लीलता भरी पड़ी है कि कोई परिवार के संग ढंग से बैठकर धारावाहिक देख नहीं सकता है। हास्य कार्यक्रम में माता पिता पर भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं। इससे रिश्तों की गरिमा न केवल तार तार हो रही है, बल्कि लिहाज का पर्दा भी समाप्त हो रहा है, आपसी मर्यादा भंग हो रही है। और देखिए, कई लोग इनका बचाव भी करते हैं ऐसे लोगों का, कहते हैं कि भैया उनके अधिकार हैं। भैया आपके अधिकार हैं तो आपके मौलिक कर्तव्य भी हैं, आपका कोई कर्तव्य भी बनता है, समझ रहे। लोकप्रियता और ज्यादा प्रसिद्धि या प्रचार पाने का यह खेल भारतीय समाज को बोल्ड या फिर आधुनिक नहीं है, असभ्य और असांस्कृतिक समाज के रूप में तब्दील कर रहा है। समाज और सत्ता तंत्र के कुछ हिस्से में गालियां बेहिचक बोलने का ये आप देखते हैं कि चलन सा है और उसे सहजता से लिया जाता है। युवाओं के बीच आपसी बातचीत में कई विदेशी के साथ साथ देसी गालियां दोस्ती यारी में दी जाती हैं, और इसका सबसे दुखद पक्ष यह है कि अधिकतर गालियां स्त्रियों के शरीर को लक्षित करके दी जाती हैं, जो पुरुषों को की कुत्सित मानसिकता और पुरुषवादी समाज का क्रूप चेहरा भी बताती है। किसी भी सभ्य समाज की पहचान परस्पर शालीन आचरण और सह अस्तित्व की भावना तथा स्वीकारता से होती है। दूसरों को लक्षित करके की गई टिप्पणियां और गालियां, चाहे वह लिंग आधारित हो या फिर जाति या फिर नस्लीय श्रेष्ठता का वर्चस्व स्थापित करने वाली, उससे न केवल आपसी मनमुटाव बढ़ता है बल्कि कटुता का वातावरण बनता है। कलाकारों, लेखकों, शिक्षित समाज का काम है कि समाज को सुसंस्कृत और वैचारिक रूप से समृद्ध बनाना, ना कि आग में घी डालकर अपने हितों को तथाकथित फिल्म निर्माताओं की तरह पूर्ण करना। और हालात यहां तक बदतर हो चुके हैं कि राजनीतिक हलकों में भी कई बार अपशब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। आजकल आप देखते हैं हमारे नेताओं की जो भाषा है वो गली के गुंडे की नहीं होगी, या हमारे राजनीतिक नेतृत्व की अपरिपक्वता और असंयम का उदाहरण तो है ही। सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का संक्षिप्त रास्ता भी है। सदनों में कई दिनों तक गतिरोध की स्थिति रहती है और लाखों रुपए जाए होते हैं। जो संसद की कार्रवाई चलती है ना, विधानमंडल की कार्रवाई चलती है ना, उसमें पानी की तरह पैसा जाता है। वो पैसा हमारा आपका होता है। और आप देखते हैं कि जनता के हित के विषय बिना तार्किक निष्कर्षों की या तो पारित हो जाते हैं या फिर लटके रह जाते हैं। भाषणों, चुनाव में तो जिस तरह की हल्की और आपत्तिजनक भाषा, बयान और टिप्पणियों का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ होता है, वह भारतीय राजनीति को शर्मसार करने के लिए पर्याप्त है। अफसोस की बात है कि आज समाज और संसार अपने ज्यादा सभ्य और आधुनिक होने का दावा कर रहा है। विकास के साथ साथ आगे बढ़ने के नए मानक पेश किए जा रहे हैं, लेकिन विचार विमर्श के स्तर में गिरावट हो रही है और भाषा की गहराई कम होती जा रही है। जाहिर कि इसी के साथ साथ लोगों के सोचने, समझने और मानसिक स्थिति में भी गिरावट आ रही है। हास्य और व्यंग्य के नाम पर अपने बरकस या फिर समांतर खड़े किसी व्यक्ति, समूह या वर्ग को अपमानित करने या उसके प्रति दुराग्रह से भरी धारणा के निर्माण करने वाली बातें की जाती हैं। और इस सब का किस तरह समानता का संदेश कहा जाए। सवाल है कि इस तरह के विचार और व्यवहार की बुनियादी पर खड़े समाज का ढांचा भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ेगा। हर तरफ गालियों, कटुक्तियों, निंदा और आलोचनाओं का बाजार गर्म है। इसकी उठती लौ में स्वस्थ हास्य, बौद्धिक विमर्श और चिंतन देने वाले व्यंग्य कोने में पड़ा कहीं करार रहा है और उनका पूछनहार कोई नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, क्योंकि बताया ना कि प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आपको लिखनी है, निबंध आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप लिखेंगे, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मुश्किल में पाक, ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, ये आप देखेंगे पड़ोसी पाकिस्तान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की ताजा कार्रवाई से साफ हो गया है कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि BLA और दूसरे बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान हुकूमत को लंबे समय से चुनौती मिलती रही है, मगर इधर के कुछ वर्षों में इन चरमपंथी गुटों ने जिस तरह अपनी रणनीतियां बदली, उससे वहां की सेना और पुलिस के लिए नाकों चने चबाने जैसी स्थिति हो गई है। मंगलवार को BLA विद्रोहियों ने एक रेलगाड़ी पर हमला कर दिया। उसमें 400 लोग सवार थे। पाकिस्तानी सेना का दबाव है कि उनमें से 300 लोगों को छुड़ा लिया गया और सभी बागियों को मार गिराया गया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि विद्रोही कुछ मुसाफिरों को गाड़ी से उतारकर जंगलों की तरफ ले गए थे। इस संघर्ष में करीब 30 सैनिकों के मारे जाने की खबरें सामने आई।
पर इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ आत्मघाती बलूच लड़ाके गाड़ी के भीतर मुसाफिरों के बीच मौजूद थे, जिससे उन्हें मुक्त कराने के अभियान में मुश्किलें आई हैं। इस घटना से कुछ संकेत साफ हैं कि बीएलए ने न केवल हमले की अपनी रणनीति बदली, बल्कि अपने सिद्धांतों में भी बदलाव किया। बीएलए हमेशा से आत्मघाती हमले के खिलाफ रहा है, पर रेलगाड़ी पर हमले में अगर आत्मघाती दस्ते उतारे हैं तो साफ है कि उसने अपनी नीतियों में बदलाव कर लिया। दरअसल बलूचिस्तान प्रांत के लोग लंबे समय से अपनी आजादी की मांग के साथ पाकिस्तानी हुकूमत से संघर्ष करते रहे। पाकिस्तान सरकार उन्हें बंदूक के बल पर दबाने का प्रयास भी करती रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां चरमपंथी संगठन सक्रिय होते गए और समय समय पर ताकत बटोर के चुनौती देते रहे। बलूचिस्तान प्रांत में प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं और रणनीतिक रूप से भी उसका महत्व है, इसलिए चीन ने वहां अपनी परियोजनाएं शुरू की हैं। मगर ग्वादर बंदरगाह पर चीन की पैठ बनी, तभी से बलूच विद्रोही उसका विरोध करते रहे। उनके चरमपंथी हमलों में कई चीनी अधिकारी और कर्मचारी भी मारे जा चुके हैं, मगर पाकिस्तान सरकार सदा की तरह इन विद्रोहियों को बंदूक के बल पर दबाने की कोशिश करती रही है। उसे इस मामले में कामयाबी भी इसलिए मिल जाती रही क्योंकि बलूचिस्तान में सक्रिय चरमपंथी संगठनों के बीच हितों का टकराव देखा जाता है। मगर अब वहां सक्रिय सभी विद्रोही संगठनों ने हाथ मिला लिया। पिछले महीने के आखिर में वहां के 5 प्रमुख चरमपंथी संगठनों की बैठक हुई थी और जिसमें फैसला किया गया था कि चूंकि सबका मकसद एक है, बलूचिस्तान की आजादी, इसलिए सब साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान हुकूमत और चीन का हर तरह से मुकाबला करने को तैयार हैं। जाहिर है कि इससे विद्रोहियों की ताकत बढ़ गई। पिछले कुछ समय में हुए हमलों की प्रकृति बताती है कि वे काफी सोच समझकर कदम बढ़ाने लगे हैं। उनकी कार्रवाई का बड़ा असर देखा जा रहा है। पाकिस्तान इन दिनों खुद आर्थिक तंगी का शिकार है। उसकी सेना इन विद्रोही गुटों का कहां तक और कितनी देर तक मुकाबला कर पाएगी, कहना मुश्किल है। वहां की सरकार इस बात को लेकर भी चिंतित है कि विद्रोही गुटों का अफगानिस्तान से सह मिल रही है। यही आप लोग देखेंगे ना, अफगानिस्तान ये देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, ये ईरान आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। अवैध पर अंकुश। अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देश आज जब अवैध आप्रवासियों की घुसपैठ रोकने के लिए कड़ा कदम उठा रहे हैं, तो भारत ने भी इस दिशा में एक बड़ी पहल की है। अवैध आप्रवासन और विदेशी नागरिकों के आने से संबंधित एक विधेयक लोकसभा में पेश कर स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मुद्दे पर उतना ही गंभीर है जितना दूसरे देश। आने वाले समय में वह सख्त कदम उठा सकता है। कोई दो राय नहीं है कि आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप्रवासन प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में भारत का यह बड़ा निर्णय है और उसने इसके साथ ही दूसरे देशों को, खासकर पड़ोसियों को संदेश दिया। विधेयक पारित होने के बाद अवैध घुसपैठ रोकने में तो मदद मिलेगी और जाली कागजात के जरिए किसी भी राज्य में छिपकर रहने वाले विदेशी नागरिकों पर कड़ा अंकुश लगाया जा सकेगा। भारत में अवैध रूप से रहने से उन्हें हतोत्साहित किया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि किसी को देश में आने से रोकने के लिए यह विधेयक नहीं लाया गया। स्वाभाविक रूप से हर देश यही चाहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक वैध दस्तावेज के साथ आए और नियमों का पालन करे। क्या और वैसे भी किसी देश को अपने यहाँ आने या ना आने देना संबंधित देश की संप्रभुता अधिकार है। भारत में इस समय अवैध प्रवासियों की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। उनमें इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को तो खतरा रहता ही है। इनके कारण बुनियादी सुविधाओं पर भी बोझ बढ़ता है। इससे मूल स्थानीय निवासी पर या कई नागरिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। यह मुद्दा बार बार उठता रहा है। इस पर दलगत राजनीति भी होती रही है, मगर यह मसला हमेशा उलझा रहा है। अब बिना वीजा के रह रहे विदेशी नागरिकों को कानून के दायरे में लिया जा सकेगा, उन्हें सजा भी दी जा सकेगी। 4 नए अधिनियम को निरस्त कर बन रहा नया अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहतर महत्वपूर्ण है। आप्रवासन अधिकारियों को अधिक शक्तियां मिलने से तत्काल कार्रवाई हो सकती है। अवैध आप्रवासियों से निपटना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। एक और आपको बात बता दूं, देखिए हमारे यहाँ क्या सुस्ती बहुत है, एक तरह से आलस बहुत है, एक तरह से आप कहिए कि काम चोरी कह लीजिए, फिर आप लोग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि हमारे नेता बड़ी बड़ी डींगें तो हाँक देते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय क्या कहा गया था, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उन्हें निकाल फेंकेंगे। आज तक आप देखिए कितने लोगों को निकाला गया, क्या हुआ, एनआरसी क्या हुआ, आप सोचिए कुछ नहीं हो पाया। सीए की बात हुई, इसकी दुनिया भर की बात हुई, अवैध लोगों को पहचाना जाएगा, उन्हें बाहर निकाला जाएगा, लेकिन कहाँ हुआ। देखिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय घोषणा की अवैध लोगों को निकाल देंगे। जैसे ही वो चुनाव जीते और शपथ ली, उन्होंने काम कर दिखाया और भारतीयों को भी वो निकालने लगे हैं। तो हमारे नेताओं में ये परेशानी। और देखिए हमारे यहाँ कोई धर्मशाला थोड़ी खुली हुई है कि कोई आ जाए बस जाए, हमारे बच्चों का शिक्षा, हमारे बच्चों के लिए जो सुविधाएं उस पर हड़प ले।
और आप देखेंगे कि हमारे जो नागरिक हैं उन्हें सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पाता है, लेकिन वो फर्जी तरीके से कागज मागज बनवा के अपना पूरा रहने लगते हैं, हर सुविधा हर फायदा योजना का फायदा उठाने लगते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की ये कहानी है। आप लोग कोई सवाल हो आपका तो बता सकते हैं। ये चाइना आप देख रहे हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। धन्यवाद आप सभी का।